Hello guys, welcome back to RO Engineer. So particularly in this video, we'll be covering a very interesting topic कि why do FII sell and जब कभी मार्केट में FII सेल करता है तो उसकी वजह से मार्केट में एक ड्रॉप वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मार्केट ड्रॉप हो जाता है, मार्केट में सडनली एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो क्या हमें सच में पैनिक करना चाहिए? थर्ड चीज, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज या कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई FFI सेल या बाय एनी पर्टिकुलर स्टॉक. And third, how does it affect as an investor to our life? So without wasting much time, let's start with it. So let us understand कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं. पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. तो ऐसे मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं और कौन कौन लोगों किस किस को ये लाइसेंस है या कौन कौन अथॉराइज्ड है ये सब चीज़ करने के लिए. सो फर्स्टली विल स्टार्ट विथ रिटेल इन्वेस्टर. रिटेल इन्वेस्टर हम और आप जैसे लोग जो मार्केट में स्टॉक मार्केट में सेल और बाय के ऑर्डर डालते हैं. ओके. सेकेंड चीज DII. DII मतलब होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि उनमें कौन कौन सी कंपनीज आती है या कौन कौन लोग आते हैं. फर्स्ट वन इंश्योरेंस कंपनीज, सेकेंड पेंशन फंड्स, थर्ड म्यूचुअल फंड्स. नाउ ये लोग भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. यस, क्योंकि जब हम और आप लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड को इतना सारा पैसा दिया, और ये पैसा क्यों दिया है? बिकॉज हमें एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है, सेफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है, जो हमारे शायद से म्यूचुअल FD को बीट करे या FD जितना इंटरेस्ट हमको दे, इसलिए हमने ये सारे के सारी चीज इनको दी है. अब ये एज ए बंच ऑफ पीपल, मतलब कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कोई एक जन होता है क्या? नहीं. कोई दो जन होता है क्या? नहीं. ये पूरे के पूरे बंच, बेसिकली 1000-2000 लोगों को, जिन किसी को भी लाइसेंस अथोराइज्ड हुआ है, ये तीनों इसमें वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं. सो दे आर ऑल नोन एज DIIs. अब बेसिक सी बात है, इन सब के पास कैश बहुत ज्यादा है, बिकॉज हम इन्हें हर महीने हर साल कुछ ना कुछ पैसा दे रहे हैं, राइट? तो इनके पास बहुत ज्यादा कैश होता है. अगर किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो हैवी वॉल्यूम ट्रेड ऑन कर सकता है. ओके. नाउ ये स्टोरी होगी DII की. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय FII? तो ये FII चाचा कौन होते हैं? ये FII चाचा होते हैं फॉरेन के चाचा. ये जैसे हमारे इंडिया के इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, वैसे FII जो फॉरेन कंपनी से बिलोंग करते हैं, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं. ओके. एंड फोर्थ होते हैं ये कंपनी के पर्टिकुलर ओनर. ओके. नाउ टू टेक ईज ऑफ ऑल ऑफ दिस वील गो विथ एन एग्जाम्पल. सपोज एक रिलायंस एक स्टॉक है जिसको ओन करते प्रमोटर, हमारे अंबानी सर. ओके. अब प्रमोटर, उनके पास 70% ऑफ होल्डिंग है और बाकी 30% ऑफ शेयर इस मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है. ओके. नाउ व्हाट हैपन इज, समझो कि रिलायंस का स्टॉक में फंडामेंटल ग्रोथ आने वाला. बेसिकली जो स्टॉक आज मेरा 2025 में लेट अस सपोज 1000 रुपीज में अवेलेबल है, ओवर ए ईयर ऑफ 27 या 28 ये मेरा 3500 रुपये तक जा सकता है. वाई? ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्टिंग गुड स्टोरी, बिकॉज ऑफ सम न्यू आइडिया, बिकॉज ऑफ सम इंटरेस्टिंग सब्सिडी, और बिकॉज ऑफ a sales growth that is going to happen into the Reliance stock. Okay. Now जब ये स्टोरी मार्केट को पता चली तो हर किसी का पर्सपेक्टिव रिलायंस को लेके चेंज हो गया, राइट? तो क्या हो गया, हर किसी को ये स्टॉक बाई करना है, बिकॉज हर किसी को प्रॉफिट होगा, राइट? तो तभी क्या हो गया, जो मेरा 1000 रुपीज का स्टॉक था, अच्छे न्यूज आने की वजह से विद इन 2 और 3 मंथ ये स्टॉक मेरा अप हो गया, 1200 हो गया. ये क्यों 1200 हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज यहाँ पे हर किसी को एक ग्रोथ स्टोरी दिख रही है और हर कोई ये स्टॉक को खरीदना चाहता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अचानक से इसका डिमांड बढ़ गया. डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, प्राइस में हमको एक अप राइज दिखा. ओके. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड पार्ट. ओके. तो जब FII और DII और रिटेल इन्वेस्टर ने जब रिलायंस के स्टॉक को खरीदा तो ये स्टॉक में शेयर का प्राइस बढ़ गया. ओके. नाउ ये FII बहुत ज्यादा ह्यूज पैसा और ह्यूज वॉल्यूम लेके आते हैं. मतलब जब कभी भी ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते तो ये आते डॉलर लेके, तो डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते, फिर वो इन्वेस्ट करते. ओके. तो जब इन्होंने इन्वेस्ट किया तब ये मेरा शेयर का प्राइस बढ़ गया. ये तो स्टोरी थी. अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ. जैसे FII बहुत सारे होते हैं,
ओके अगर मेरे सारे के सारे एफआईआई ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम बेच दे, रिलायंस के सारे बेच दे, मैं यूज कर रहा हूँ नेट, एफआईआई सेल, नेट मतलब सारे के सारे एफआईआई ने बेचा, क्योंकि एक बेचता है तो दूसरा खरीद सकता है, दूसरा बेच सकता है तो तीसरा खरीद सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एफआईआई ने बेच दिया स्टॉक। क्यों बेचा, इसका रीजन हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन सपोजिंगली उन्होंने बेच दिया। बेचने की वजह से क्या हुआ, जो रिलायंस का स्टॉक 1200 पे था, अब बिकॉज ऑफ ह्यूज सप्लाई इन द मार्केट ये मेरा स्टॉक फॉल आउट हो जाएगा। ओके तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, लेट अस सपोज बाय 900 पे। अब ये प्राइस 900 पे क्यों रुक गया और क्यों नहीं ड्रॉप हुआ, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है। क्यों, क्या रीजन है, डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी भी लगता है कि ये ग्रोथ स्टोरी पॉसिबल है और ये ग्रोथ स्टोरी होगी, दे हैव सम पॉजिटिव होप। तो क्या हुआ, जब कभी एफआईआई ने सेल भी किया तो डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर को वो सेम स्टॉक जो वैल्यूएशन में महंगा था, अब वो सेम स्टॉक उनको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल गया, तो इसलिए उन्होंने बाई कर लिया, इसलिए वो ट्रेड हो गया और रिलायंस का स्टॉक प्राइस ड्रॉप होकर 900 पे रुक गया। अब ऐसी कब सिचुएशन आती है, जब मेरा रिलायंस का स्टॉक 1000 से सीधा 700 पे आ जाए या इससे भी ज्यादा ड्रॉप हमको मिले मार्केट में देखने, ये कब होता है, ये होता है जब मेरे सारे के सारे एफआईआई भी बेचना चाहते हैं स्टॉक को, सारे के सारे डीआईआई भी बेचना चाहते हैं स्टॉक को। अब ये सारे के सारे लोग क्यों बेचना चाह रहे, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बट मोस्टली बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज इन द रिलायंस कंपनी। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तब जाके मार्केट में वो पर्टिकुलर स्टॉक क्रैश होता है। ओके अब आप बोलते हो क्रैश होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो कि जब सारे के सारे लोग बेचते हैं तो जब तक मार्केट में कोई ना कोई खरीदने वाला नहीं मिलता ना, तब तक वो ट्रेड कंप्लीट नहीं होता। मतलब मार्केट में जब कभी रिलायंस के शेयर को ट्रेड होना है तो देयर शुड ऑलवेज बी अ बायर एंड देयर शुड ऑलवेज बी अ सेलर। तो अगर मेरा सेलर 1200 में बेचने को तैयार है लेकिन मेरा बायर 800 रुपये में 1200 में खरीदने को तैयार नहीं है तो वो और कम करेगा, इसमें भी खरीदने को तैयार नहीं तो और कम करेगा। जब ये दोनों मिलेंगे तभी ट्रेड कंप्लीट होगा, अदरवाइज मेरा ट्रेड इनकम्प्लीट ही रहेगा और जिस किसी के पास जितने भी शेयर है वो उनके पास ही रह जाएंगे। तो एफआईआई के पास जितने उनके पास रिलायंस के शेयर है वो सारे के सारे उनके डीमेट अकाउंट में रह जाएंगे, जितने डीआईआईज है उनके पास जितने शेयर है वो सारे के सारे उनके डीमेट अकाउंट में रह जाएगा। आई होप मैंने ये पूरा आपको ट्रेड अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कोई भी एफआईआई बाय या सेल क्यों करता है। अभी तो जो मैंने पिछले वाले एग्जांपल में दिखाया, अभी तो सारे के सारे लोगों ने रिलायंस को बेचा एफआईआई ने, तो देयर कैन बी अ रीजन कि मेरे रिलायंस के स्टॉक में कुछ खराब न्यूज है जिसकी वजह से एफआईआई ने बेचा। ओके बट क्या ऐसी सिचुएशन अकर हो सकती है जब मार्केट के फंडामेंटल्स अच्छे, कंपनी अच्छी है और फिर भी मेरे एफआईआई पूरे के पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट से ना कि एक कंपनी से एग्जिट करे? यस हो सकती। सो लेट अस अंडरस्टैंड पहले कि मेरा एफआईआई क्यों बेचता है या क्यों कोई भी स्टॉक में खरीदता है। ओके सो सबसे पहला रीजन हम लोग पकड़ते हैं प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल से समझा कि जब कभी किसी भी कंपनी को ये मौका मिलेगा कि वो ऐसे स्टॉक को खरीद सकता है जिस स्टॉक का प्राइस कल बढ़ने वाला है, तो हर कोई चाहेगा कि वो खरीदे। तो अगर वो सेबी से रजिस्टर्ड है और इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेगा तो वो प्रॉफिट बुक करेगा और प्रॉफिट बुक करने के लिए वो पर्टिकुलर स्टॉक खरीदेगा और एग्जिट आउट हो जाएगा और फिर वापस से कोई और कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उसकी ग्रोथ स्टोरी पे बेट करेगा और आगे बढ़ेगा। ठीक है, सो दैट इज वन रीजन प्रॉफिट बुकिंग। सेकेंड चीज इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई एफआईआई थिंक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हुआ कि अगर उन्होंने सारा का सारा कैश या सारे के सारे उनके पास जो कुछ भी फंड है अगर उन्होंने यूएस मार्केट में लगा के रखे तो यूएस मार्केट में टेम्पररी रिसेशन आ सकता है या टेम्पररी हम लोग बोलते हैं ना ओवर वैल्यूड मार्केट हो चुका है या ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, तो तब जाकर वो क्या सोचते हैं कि व्हाई आई शुड पुट ऑल माई मनी इनटू वन बकेट, तो वो इमर्जिंग कंट्रीज में डाइवर्ट आउट कर देते, मतलब डाइवर्सिफाई कर देते। इसलिए एफआईआई उनका पैसा डाइवर्सिफाई करता है। ओके तो इसलिए सेकंड रीजन हो सकता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में वो अलग अलग तरीके पे इन्वेस्ट करते हैं, ना ही सिर्फ इंडियन के स्टॉक मार्केट पे, इंडियन के बॉन्ड मार्केट में भी वो इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें वो रिटर्न और रिस्क दोनों के दोनों बैलेंस मिले, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी, करेंसी मूवमेंट। ओके नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये करेंसी मूवमेंट की स्टोरी क्या है। ओके इसको भी मैं वो रिलायंस के स्टॉक से समझाऊंगा ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आए। ओके सो एवरीवन प्लीज ऑन द बोर्ड। ओके फर्स्ट थिंग कि सपोज मेरा एक रिलायंस का स्टॉक 800 रुपीज में,
ओके, दिस इज रिलायंस का स्टॉक। ओके, रिलायंस का एक स्टॉक 800 में, और अभी $1 का प्राइस 80 रुपीज है। ओके, तो अगर मेरे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है रिलायंस के स्टॉक में, तो उन्होंने $10 दिया, तब जाके उनको एक शेयर रिलायंस का मिल गया। ओके, नाउ जो ग्रोथ स्टोरी हम लोग रिलायंस से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्रोथ स्टोरी हो गई, दैट इज 1600, रिलायंस का प्राइस बढ़ गया। ओके, ना 1600 जब रिलायंस का प्राइस बढ़ा, और अगर मेरा डॉलर टू रुपीज कन्वर्जन सेम रहा, तो मेरे स्टॉक मार्केट से एज एन इन्वेस्टर FII को कितना मिला? $20। कैसे पता चला? 1600 डिवाइड बाई 80 दैट इज 20, तो उन्हें $20 का फायदा हुआ। ओके, नाउ अगर मेरा एक डॉलर जो 80 रुपीज का था, समझो डॉलर में वैल्यू अप्रिसिएशन हुआ और मेरा रुपीज का वैल्यू वीकन हुआ, और $1 का प्राइस 100 रुपीज हो गया। इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा रुपये का वीकन हुआ, तो जो चीज उनको $20 दे रहा था, अब वो उनको कितना डॉलर देगा? 1600 डिवाइड बाई 100 दैट इज $16। तो जब कभी FII को रुपी वीकन होता है, तो उन्हें उनका डिजायर प्रॉफिट नहीं मिलता, और वीकन होने के चक्कर में वो अपने उस प्रॉफिट को भी लूज कर सकते हैं, इसलिए दे डू एग्जिट आउट फ्रॉम द मार्केट। ओके, नाउ लेट अस सी अ रिवर्स सिनेरियो कि मेरा जो स्टॉक है, मेरा अप्रिसिएशन, मेरा वीकन होने के जगह पे स्ट्रांग हो गया, तो मेरा 40 हो गया। ओके, तो $1 का प्राइस 40 हो गया। अब 1600 डिवाइड बाय 40, हाउ मच दे गोना अर्न? दैट इज $40। ओके, सो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे करेंसी मूवमेंट की वजह से FII को कब बेनिफिट है और कब बेनिफिट नहीं। तो इसके वजह से भी दे डू exit out from the market because of this scenario. Okay, now let us understand the fourth most reason which can be a big reason to exit out from the FII. First thing is global uncertainty. अब ये global uncertainty क्या होती है, इसको पहले समझते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी का मीनिंग ये होता है कि जब कभी उन्हें लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में ही कुछ गड़बड़ होने वाली है, या ग्लोबली एज ए इंडिया परफॉर्म नहीं करेगा, या इंडिया का GDP ग्रोथ डाउन हो जाएगा, या इंडिया में वो ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो ये सब चीज कब होती है? फर्स्टली जब मेरा कुछ वॉर जैसा सिनेरियो होता है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, उसके चक्कर में क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हो गया। क्रूड ऑयल का प्राइस महंगा हुआ तो क्या हुआ, इंडिया में जितनी भी कंपनीज थी उनके ओपेक्स कॉस्ट बढ़ गए, और मेरा जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो कम हो गया। ये एक रीजन हो गया। सेकेंड चीज, पैंडेमिक सिचुएशन जैसे कि कोविड हो गया, या अदर थिंग जो मेरे इंडिया के मार्केट को असर कर सकता है, या मेरे सारे के सारे US के मार्केट को असर कर सकता है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी US के मार्केट में कुछ भी होता है ना, एनीवेयर या अलोंग ऑल स्टॉक मार्केट, चाहे वो जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, हर किसी का स्टॉक मार्केट क्रैश होता है। बिकॉज व्हेन US स्नीजेस, सारे के सारे वर्ल्ड को वो कोल्ड का फीलिंग आता है, बिकॉज US इतना बड़ा मार्केट है और इतना बड़ा उनके पास वॉल्यूम ऑफ मनी है। ओके, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी में वॉर हो गया, पैंडेमिक हो गया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब यूएस में इंटरेस्ट रेट का अदला बदली होता है, तो उसके चक्कर में भी दे ट्राई टू सेल आवर स्टॉक एंड दे ट्राई टू प्रेफर गोइंग इनटू a market which is more safe. They try to invest their own money in their own country, because their own country now feels more safer and more interesting, so they do try to do that. Now let us understand कि ये सारे रीजन की वजह से एज ए इन्वेस्टर हमें क्या इंपैक्ट होता है, या सो नाउ फाइनल पार्ट ऑफ द स्टोरी, फाइनल पार्ट ऑफ द कंक्लूजन, कि हमें अब एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हाउ डू वी नीड टू रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। सो पर्टिकुलरली अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं कि आपको पैनिक आउट नहीं होना है। क्यों पैनिक आउट नहीं होना है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि FII का सेलिंग करना डजंट मीन कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी पे इंपैक्ट है, या इंडिया के जितने भी स्टॉक मार्केट की कंपनीज है वो फंडामेंटली बुरी है। नहीं, ऐसा कुछ रीजन नहीं। तो हमेशा जब कभी आप अगली बार ये सुनो कि FII ने बेचा है, तो उसके पीछे का रीजन समझ के लीजिए कि वो क्यों बेचा है। अगर ये रीजन शॉर्ट टर्म से, तो आप मत डरिए, मत पैनिक आउट कीजिए, और मत सोचिए कि आपको अभी कभी सारी चीज बेचनी। बिकॉज व्हाट हैपन ना, एक स्टॉक मार्केट का एक साइकोलॉजी, कि मेरा स्टॉक मार्केट है ना, अगर स्टॉक मार्केट को ये रैली दिख रही है, और वो रैली के बाद भले इतना बड़ा भी ग्रोथ क्यों ना दिख रहा हो, बिकॉज मेरा स्टॉक मार्केट है ना, इस टुमारो ड्रिवन। तो अगर उन्हें
कल का ये रिएक्शन दिख रहा है ना, तो एवरीवन विल ट्राई टू सेल, एवरीवन विल ट्राई टू सेल। सेम FII विल ऑल्सो डू, FII विल ऑल्सो डू। बट अभी अगर मेरा मार्केट 10% डाउन होकर अगर मेरा 40% भी ऊपर उठने वाला है, तो मेरा स्टॉक मार्केट में जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इसकी वजह से ही वो राकेश झुंझुनवाला सर और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स नहीं बन पाए और इतने प्रॉफिटेबल नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज फोकस ऑन दिस रैली एंड ट्राई टू ऑब्जर्व ऑन दिस रैली। सो व्हाट दे डू इज, ये पर्टिकुलर रैली में दे टेक देयर मनी आउट, और जब ये रैली में एंटर करेंगे तब दे विल अगेन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर रैली। बट स्टॉक मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। एज ए DII इन्वेस्टर्स, एज ए DII पीपल, दे आर इन्वेस्टिंग ह्यूज एंड दे आर एक्टिंग एज अ शॉक ऑब्जर्वर। DII को पैसा कौन दे रहा? हम और आप। तो कहानी के रियल हीरो कौन हुए? हम और DIIs। हम सब मिलके ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, या ऐसा ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का ट्राई कर रहे हैं जहां पर FII का सेलिंग हमारे स्टॉक मार्केट को क्रैश नहीं कर रहा है। सो इट इज अ गुड न्यूज, एंड वी ऑल नो and we all believe into the history that India will soon gonna be creating history of third largest economy. So why there is so much of potential? Because of our small scale and medium scale enterprises. They are working each and every day. Our Indian government is supporting so much them and funding so much to them. Third thing, we all have our own energy of creating self-driven Atmanirbhar Bharat and Make in India Bharat. And fourth most important reason is companies, global companies, big giant companies, they are all coming into India and having setting their own manufacturing plant and hence giving boom to the Indian market. So next time when you hear this कि FII सेल कर रहा है, so don't believe it, because India's growth story is bigger than any one investor, any one trade and any one headline. So next time it is just not a trade story, it is a story of our own India. So next time as a investor you need to believe in, as a investor of Indian, as a India investor, you should all know that you all have the choice of whether to remain invested or to exit out this rally. Thank you so much.